वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 1857 की क्रांति, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। 1857 का साल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा के रूप में माना जाता है। वीर सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। यह एक विचारणीय बिंदु है कि क्या वास्तव में ऐसा था, लेकिन इतना तो तय है कि 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक गौरवशाली पन्ना है। तो हम आज इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या है। हम उन कारणों को समझें, उससे के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यह भी देखें कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो अंग्रेजी राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारत में हो चुका था और यह जो शासन था, इसका मूल आधार था कंपनी अपने देश और कंपनी का फायदा करना और भारतीय रियासतों का भारतीय जन से अधिकतम धन लूटना। तो इस प्रकार का जो शासन था, जो जिसका आधार ही शोषण करना रहा हो, तो शोषण के खिलाफ जो माहौल बनता है वो पूरा 1857 आते आते बन चुका था। कंपनी ने अपनी विभिन्न नीतियां जैसे कि न्याय, पुलिस, शिक्षा, समाज सुधार, आधुनिकीकरण या संवैधानिक विकास, इन सब दो नीतियों के माध्यम से भारत में विभिन्न बदलाव किए और इनमें से अधिकतर बदलाव कंपनी के हितों को देख कर के हुए और उसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिलने वाला था और नुकसान सीधा सीधा भारतीयों को। इसलिए भी लोग विद्रोह को प्रेरित हुए और जब विद्रोह को प्रेरित हुए तो अलग अलग समय पर कई लोगों ने विद्रोह किए और इस औपनिवेशिक शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप किसान आंदोलन हुए, किसान विद्रोह हुए, आदिवासियों के विद्रोह हुए, राजाओं ने विभिन्न विद्रोह किए और सैनिकों ने भी कई विद्रोह किए। तो बहुत सारे विद्रोह इस समय तक होते रहे और उन विद्रोहों की चरम परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में होती है। अब हम इस कारणों की चर्चा विस्तृत वार करते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक कारणों की चर्चा करते हैं। जब देशी राज्यों पर अंग्रेजों की हड़प नीति और गोद निषेध नीति के माध्यम से किसी भी राज्य को अपना स्वतंत्र अस्तित्व संकट में दिखाई पड़ने लगा, तो उन्होंने इस अंग्रेजों की नीतियों का विरोध शस्त्रों के माध्यम से करने का निश्चय किया। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति और अवध में कुशासन के आधार पर किए गए विलय को भारतीय राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती माना और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1857 की क्रांति में कई राजा जो या तो इस गोद निषेध नीति या कुशासन की नीतियों के शिकार बने थे, उन्होंने इस 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई थी। साथ ही अंग्रेजों ने जो राजाओं के नाम मात्र की सत्ता को भी खत्म करना चाहते थे, उनको विभिन्न प्रकार के पेंशन और भत्ते जो मिल रहे थे, जो सुविधाएं मिल रही थी, उन सुविधाओं को खत्म करने का निश्चय किया। लॉर्ड कैनिंग ने तो मुगल बादशाह के नाम से बादशाह तक को हटाने का प्रस्ताव दे दिया था। वहीं डलहौजी ने भी यह आदेश दे दिया था कि बहादुर शाह जफर के बाद में लाल किला मुगलों को छोड़ना पड़ेगा और वो कुतुब के आसपास के क्षेत्रों में जाकर के रह सकते हैं। साथ ही राजा मुगल बादशाह की पेंशन बंद करने का भी ऐलान हो चुका था। सिंधिया हो या नाना साहेब हो, इन सब की पेंशन पर भी संकट आ गया था। इन सब चीजों को देखते हुए राजाओं को ये लगने लगा कि अंग्रेज हमको पग पग पर अपमानित कर रहे हैं। देशी राज्यों के साथ में अंग्रेजों का जो व्यवहार था वो सौतेला व्यवहार था और जो समकक्ष का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत है वो धूमिल हो चुका था। सहायक संधि के माध्यम से दोनों बराबर की शक्तियों ने संधियां की थी, लेकिन अब अंग्रेज भारतीय राजाओं को अपना एक मातहत, एक अधीनस्थ सत्ता के रूप में देखना शुरू कर चुके थे और इसके कारण भी देशी राज्यों के मन में असंतोष व्याप्त हो चुका था। और सहायक संधियों के माध्यम से जब रेजिडेंट जो उस समय कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता था, वह भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था और उसके कारण भी राजाओं के मन में बहुत ही असंतोष था। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब क्रांति हुई तो राजाओं ने उस क्रांति को तुरंत हाथों हाथ अपना नेतृत्व देकर के उसको आगे बढ़ाया।
प्रशासनिक कारणों की चर्चा करें तो दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था इसमें सबसे अधिक भूमिका निभाती है, क्योंकि जब भी किसी भी शासन के अंग के द्वारा अत्याचार किया जाता है तो उसका समाधान न्यायपालिका के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने जो विधि के शासन के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका को स्थापित करने का प्रयास किया था, वह न्याय प्रणाली अपने आप में खर्चीली, जटिल और बोझिल थी और बहुत ही लंबे समय तक मुकदमे चलते थे और उसके लिए बड़े-बड़े वकीलों की जरूरत पड़ती थी, जिसको आम व्यक्ति कभी भी उसका भार वहन नहीं कर सकता था। इस सब कारणों से जब न्याय समय पर नहीं मिलता है तो असंतोष और अधिक बढ़ जाता है। अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रेतवाड़ी शासन पद्धतियां थी, इन पद्धतियों के माध्यम से किसानों का भयंकर स्तर पर शोषण हुआ और करों की अधिक दरों के कारण किसानों का शोषण हुआ और इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से जमींदार भी स्वयं को संतोषी नहीं बना सके थे। वहीं सरकारी सेवाओं में भेदभाव पूरी तरीके से व्याप्त था। गोरे और काले के आधार पर सेवाओं में भर्ती, पदोन्नति और वेतन दिए जाने लगे। भारतीयों को चाहे वो कितना भी योग्य हो, बड़े पदों पर या निर्णयात्मक पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। वहीं अंग्रेज ही सबसे शीर्ष अधिकारियों के रूप में हर जगह पर रहा करते थे। साथ ही वेतन और अन्य सुविधाओं के मामले में भी भारतीयों के साथ में पग-पग पर भेदभाव किया जाने लगा था। इससे भी उनके मन में असंतोष प्राप्त हो गया। जो अंग्रेजों ने जो पुलिस प्रणाली अपनाई, जिसमें सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस या एसपी की पोस्ट है वो जिले के स्तर पर रखी और उस पुलिस प्रणाली के माध्यम से दीवानी और जो इस प्रकार के फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाने लगा। यह पुलिस का तंत्र है वो पूरा दमन का तंत्र बन चुका था, इसलिए भी लोग है वो विद्रोह को प्रेरित हो रहे थे। आर्थिक कारणों की चर्चा करें तो कृषि की दुर्गति इन तीनों प्रकार की कृषि पद्धतियों या भू राजस्व पद्धतियों के माध्यम से हो चुकी थी और इसकी समीक्षा के लिए खास करके स्थायी बंदोबस्त के क्षेत्रों की समीक्षा के लिए इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसने यह सिफारिश दी थी कि इन राजाओं, जमींदारों की जो जमीन है उसको जब्त कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लगान चुकाने में असमर्थ है। और इस इनाम कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 22,000 जमींदारों की जमीन है वो अंग्रेजों ने नीलाम करवा दी थी। अनौद्योगिकरण के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत के लघु और कुटीर उद्योग है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे और उसके स्थान पर इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे। तो भारत में जब उद्योग समाप्त होने लगे तो न केवल अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका खत्म हो गई, बल्कि जो उद्योगों में लोग लगे थे वो बेरोजगार हो गए और वो कृषि की तरफ गए। और कृषि की स्थिति पहले से ही इस तीनों प्रकार की भूमि बंदोबस्त की प्रणाली के माध्यम से बर्बाद हो चुकी थी। इसलिए लोगों में गरीबी और भूखमरी है वो व्याप्त होने लगी। वाणिज्यवाद और मुक्त व्यापार नीतियों का भी प्रभाव भारत पर पड़ा। दोनों ही विरोधाभासी नीतियां होने के बावजूद भारत पर इसका प्रभाव एक जैसा रहा और इससे भारत का शोषण ही बढ़ा। मुक्त व्यापार की नीति के कारण अंग्रेजों के लिए भारत है वो कच्चे माल का निर्यातक और पक्के या तैयार माल का आयातक या बाजार बन चुका था। इसका पूरा पूरा फायदा अंग्रेजों को तो मिला, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। सामाजिक कारणों की चर्चा करें तो भारत में जो समाज के स्तर पर जो गोरे और काले का भेद था वो बहुत अधिक व्याप्त हो चुका था और श्वेत जाति का अभिमान अंग्रेजों के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका था और उसके आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव भारतीयों के साथ में किए जाते थे। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस प्रकार के बैनर कई होटल्स, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाते थे। रेलवे के कोच गोरे लोगों और काले लोगों के लिए अलग-अलग से निर्धारित कर रखे थे। इस प्रकार से पग-पग पर भारतीयों के साथ में केवल रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। साथ ही जो भारतीय रीति रिवाज है वो चाहे सती प्रथा हो, विधवा विवाह हो, इस प्रकार की जो प्रथाएं थी, उन सभी प्रथाओं पर अंग्रेजों का जो नजरिया था वो भारतीयों के नजरिए के बिल्कुल विपरीत था और उस नजरिए का यह परिणाम हुआ कि भारतीयों को यह लगने लगा कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, उसका अंग्रेजीकरण कर रहे हैं। इसलिए भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा समाज सुधार के किए जाने वाले प्रयासों का विरोध किया।
जब आधुनिक शिक्षा पद्धति आई तो उससे भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति है वो खत्म हो गई और उसका यह असर हुआ कि बहुत सारे भारतीय व्यक्तियों के हाथ से शिक्षा का अधिकार जाता रहा। लेकिन जिन लोगों ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की वो लॉर्ड मेकाले के सिद्धांत के अनुसार काले चमड़ी वाले अंग्रेज बनकर के तैयार हुए, जो अंग्रेजी साम्राज्य का आधार स्तंभ बन गए थे। तो इन सब चीजों से भी इस क्रांति का माहौल बनना शुरू हो गया। सुधार आंदोलन जो हुए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद या अन्य विभिन्न सुधारकों के द्वारा जब सुधार आंदोलन हुए, इससे समाज में बदलाव की एक बयार आई। लेकिन इसका एक विपरीत असर भी पड़ा कि भारतीयों को यह लगने लगा कि अंग्रेज कुछ पढ़े लिखे लोगों के बहकावे में आकर के हमारे धर्म और रीति रिवाज को नष्ट कर रहे हैं। धार्मिक कारणों में भारतीय धर्म, हिंदू या मुसलमान या जैन बौद्ध पारसी जो भी धर्म है, उस धर्म के देवताओं की, उसके विभिन्न सिद्धांतों की, उसके रीति रिवाजों की, कर्म कांडों की अंग्रेज आलोचना किया करते थे। और उस आलोचनाओं का यह असर हुआ कि भारतीयों को अपने निज धर्म पर भी जो अभिमान था वो जाता रहा। अब वो अपने धर्म की आलोचना करने लगे और उस अंग्रेजों के द्वारा की जाने वाली आलोचना को सच के रूप में स्वीकार करने लगे। और उस मत भिन्नता का फायदा ईसाई मिशनरियों ने उठाया और भारतीय धर्म को दृष्टिकोणहीन बता करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और उन लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। और धर्म परिवर्तन बड़े स्तर पर हुआ। इसका यह परिणाम हुआ कि भारतीयों को यह लगने लगा कि अंग्रेज धीरे धीरे हम हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म वालों को ईसाई धर्म में बदलना चाहते हैं। इससे भी लोगों में असंतोष बढ़ गया। साथ ही जब विभिन्न आधुनिक सुविधाएं हुई, जैसे रेलवे का विकास हुआ, तो रेलवे में जो बैठने की व्यवस्था थी वो वर्ण अनुसार नहीं थी, जबकि भारत में कई लोग जातीय व्यवस्था में विश्वास रखते थे, छुआछूत में विश्वास रखते थे। और डाक की सुविधा हो या तार की सुविधा हो, रेलवे की सुविधा हो, इस प्रकार की सुविधाओं में जातीय आधार पर श्रेणीकरण नहीं हुआ था। इसलिए कई भारतीयों को यह लगता था कि अंग्रेज इस प्रकार की व्यवस्थाएं ला करके हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको अपनाना नहीं चाहिए। वहीं चर्बी वाले कारतूस जो कि इस क्रांति का तात्कालिक कारण बने, उस कारतूस में भी यह कहा गया कि सूअर और गाय की चर्बी मिलाई गई है और यह धार्मिक दृष्टि से दोनों बड़े धर्मों का सीधा सीधा अपमान था। तो उनका यह विश्वास और अधिक मजबूत हो गया कि अंग्रेज हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। और इस चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग सैनिकों को करना था और उन सैनिकों ने जब इसका विरोध कर दिया तो क्रांति शुरुआत हुई। सैनिक जो कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की रीढ़ थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां व्याप्त थी। खास करके उनके पद और वेतन को लेकर के विसंगतियां थी। भारतीयों को सूबेदार के पद से ऊपर का पद नहीं दिया जाता था और वेतन जो दिया जाता है वो भी बहुत ही कम दिया जाता था। यहाँ की एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि जो सैनिक थे वो प्रत्येक 6 सैनिकों पर एक अंग्रेज हुआ करता था, 6 भारतीय सैनिक और एक अंग्रेज सैनिक। और इस अनुपात में होने पर खर्चा भी इस अनुपात में आना चाहिए था, लेकिन इसका विपरीत था। 6 सैनिकों पर एक अंग्रेज है, लेकिन खर्च है वो 50% केवल अंग्रेजों पर हो रहा है और बाकी 50% 6 भारतीय सैनिकों पर हो रहा है। तो इस प्रकार की जो विसंगति थी, इससे भी भारतीयों को विभिन्न प्रकार के जो भत्ते मिलते थे उसमें भी ज्यादा जो भत्ता है वो अंग्रेजों को मिलने लग गया था। तो इस प्रकार से सैनिकों में मोह भंग भी हो गया और खास करके अधिक मोह भंग तब हुआ जब अवध के जो सैनिक है, जब अवध का विलय हुआ तो कुशासन के आधार पर, तो अवध के सैनिकों के मन में यह आ गया कि हम अंग्रेजों की इतनी सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में हमको क्या मिला, हमारा राज्य भी छीन लिया। और अधिकतर जो अवध के सैनिक थे वो बंगाल इन्फेंट्री में काम किया करते थे। तो बंगाल इन्फेंट्री ही इस विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी थी। 1857 से पूर्व भी बहुत सारे सैनिक विद्रोह हुए थे जो खास करके विभिन्न मुद्दों पर हुआ करते थे। जब बर्मा युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा जाने लगा तो उन्होंने मना कर दिया।
क्योंकि भारतीय ये विश्वास करते थे कि समुद्र से पार नहीं जाना है। लेकिन जनरल कैनिंग ने एक अधिनियम लिया जिसको जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कहा जाता है, और उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अब भारत के जो सैनिक है वो समुद्र से बाहर विदेशों में भी जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। इससे भी असंतोष पैदा हो गया, क्योंकि सैनिकों को ये लगने लगा कि अब ये अंग्रेज हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। उसी समय डाकघर अधिनियम बनाया गया, और उस डाकघर अधिनियम में भारतीय डाक सैनिकों को जो मुफ्त में डाक का अधिकार मिला हुआ था, जो सुविधा मिली हुई थी, उसको खत्म कर दिया गया। तो ये एक अतिरिक्त सुविधा थी जिसको खत्म कर दिया, तो इससे भी असंतोष हो गया। साथ ही इससे पहले यह अंग्रेज भारतीय सैनिक भी यह विश्वास किया करते थे कि अंग्रेजी सेना है वो अजेय है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जो पंजाब में युद्ध हुए, या जो संथाल विद्रोह हुआ, या फिर क्रीमिया का युद्ध जो हुआ, इसमें अंग्रेजों को सफलताएं तो मिली, लेकिन अंग्रेजी सेना की पोल खुल गई और उनको ये लगने लगा कि यदि संगठित होकर के विद्रोह किया जाए तो इस सेना को हराया जा सकता है, और फिर ये प्रयास किया भी गया। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिसके चर्बी जो बंदूक का जो कारतूस होता है उसके ऊपर एक टोपी होती है, उस टोपी को तोड़ना होता है, और वो तोड़ने के लिए मुंह का प्रयोग किया जाता है। और यह अफवाह फैल गई कि ये जो टोपी है ये गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई है, और इसका प्रयोग करने से सबसे पहले बहरामपुर के सैनिकों ने मना कर दिया। तो उसकी इन्फेंट्री को, 34वीं इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री थी, उसको भंग कर दिया। और उसके बाद में जो बैरकपुर की छावनी थी वहाँ पर भी विद्रोह हुआ, मंगल पांडे को वहाँ फांसी दे दी गई, और फिर मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक में हम यह देखेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार किस प्रकार से हुआ, अंग्रेजों ने उसका दमन किस प्रकार से हुआ, और इसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।